हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और इसकी जो पहले की कक्षाएं हो चुकी हैं, पहली कक्षा बेसिक थी। मैंने आपको कहा था कि आप मेटलर्जी आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े, आप लेक्चर 1 से शुरू करें, उसको देखना और आगे तक चलें, क्योंकि आज का अपना जो टॉपिक होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। एलिंगम डायग्राम की जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे वो वाला होने वाला है। यानी इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है, अपन ने धातु अयस्क प्राप्त किया, उसको चूर्णित किया, चूर्णित के पश्चात में उसका सांद्रण करवाया, सांद्रण के पश्चात में धातु ऑक्साइडों में बदला और धातु ऑक्साइडों के बाद में अपचयन करवाया। यही बात है ना। तो यहाँ अब भी अपचयन का ही टॉपिक चल रहा है। क्लियर रखें इस चीज को कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप अपचयन ही करवा रहे हो। लेकिन इस बीच मैंने एक नया टॉपिक यहाँ नया नाम लिख दिया, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम, यानी उष्मागतिकी, धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत। धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत। धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत। अब देखिए, ये बीच में ये थर्मोडायनेमिक्स कहां से आ गई। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी और बीच में आ गई ये थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहां पर ये कैसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल लिंक्ड है आराम से। हमने अपचयन में क्या पढ़ा है, अपचयन में अपनी कहानी ये रही है, धातु जो ऑक्साइड है उस धातु ऑक्साइड को अपन किस में बदल रहे हैं, धातु में बदल रहे हैं। टारगेट ये था ना, धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाना कहला रहा है भाई। धातु ऑक्साइड का अपचयन करवा करके अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं, धातु प्राप्त कर रहे हैं। पीछे पढ़ा ना अपन ने, इसकी 4 प्रोसेस पढ़ी है अपन ने। स्मेल्टिंग पढ़ा है, परगलन, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम द्वारा एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस पढ़ी है अपन ने, फिर सौता अपचयन पढ़ा है और उसके बाद में विद्युत अपघटनी अपचयन पढ़ा है। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, अपन अपचयन की ही बात कर रहे हैं। धातु ऑक्साइड का अपचयन करवा रहे हैं अपन धातु में, और इसके लिए अपन क्या करवाते हैं, यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। कार्बन ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर कोई भी अन्य धातु हो सकता है। यानी धातु ऑक्साइड से इस ऑक्सीजन को हटाने हेतु, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा है, लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि धातु ऑक्साइड के साथ में क्या मिलाते हैं, अपचायक मिलाते हैं। याद कीजिए वो बात, मैंने कहा वर्जित अयस्क है, वर्जित अयस्क के पश्चात उसमें क्या मिलाया जाता है, अपचायक मिलाते हैं और फ्लक्स मिलाते हैं, गालक मिलाते हैं। गालक किसको हटाता है, आधात्री को, और अपचायक किसको रिड्यूस करता है, धातु ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन अपन या तो कार्बन से करवाएं, या कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएं, या फिर धातु से करवाएं। कोई अन्य धातु से भी धातु ऑक्साइड का अपचयन अपन करवा सकते हैं। इससे अपने को धातु प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये अपचयन जो अपचायक अपन ने लिया है, ये जो प्रोसेस है धातु ऑक्साइड से धातु में अपचयित करवाने की, इसके लिए आपको हीट की आवश्यकता होती है, यानी हीटिंग करवाना पड़ेगा। धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने हेतु आपको उष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है। इसे गर्म करवाया जाता है, इसे ताप दिया जाता है। क्लियर हो रही बात। और जहां हीट वहां कौन, थर्मो। जहां भी हीट का नाम आ गया वहां कौन आ गई, थर्मोडायनेमिक्स आ गई। तो मैंने पहली चीज तो आपका ये क्लियर हुआ कि धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स क्यों आई। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए आई कि धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करवा रहे हैं, और इसके लिए आपको इसको हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, इसे गर्म करना पड़ेगा। और जहां भी हीटिंग आ गई, इसका मतलब वहां थर्मोडायनेमिक्स का प्रवेश हो गया है। क्लियर है बात, यहां तक नहीं है ना कोई दिक्कत यहां पर। तो धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत तो मैंने इसको इसलिए लिखा है। आगे देखते हैं यहां पर कि भाई ये एलिंगम डायग्राम, आउटलाइन बता रहा हूं, इस लेक्चर को फिर आगे बढ़ाएंगे अपन पूरा। यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट अपन काम में ले रहे हैं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लें, कौन सा अपचायक लें, कार्बन लें, कार्बन मोनोऑक्साइड लें, या फिर कौन सा धातु लें, इसका सिलेक्शन करेगा एलिंगम डायग्राम। इसका मतलब दोनों की दोनों साथ जुड़ी हुई हैं। ये ताप दे रहे हैं, थर्मो बता रही है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेना है, ये कौन बताएगा, एलिंगम डायग्राम बताएगा। तो सीधी सीधी बात ये कि एलिंगम डायग्राम किससे जुड़ा हुआ है, स्मेल्टिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, परगलन से जुड़ा हुआ है। आपने देखा है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपन परगलन करवाते हैं,
या फिर एल्यूमिना के द्वारा अपन अपचयन करवाते हैं, तो एल्यूमिना धातु हो गया ना एल्यूमिनियम, उसके द्वारा भी अपन अपचयन करवाते हैं, तो ये मेटल हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। किसका चयन करना है, किस ताप के ऊपर किसका चयन होगा, ये बताएगा एलिंगम आरेख। क्लियर है बात। तो इस एलिंगम आरेख को भी अपन पढ़ेंगे और इस अभी अपन पढ़ते हैं इसको ऊष्मागतिकी सिद्धांत की। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि भाई यहाँ अपचयन जो करवा रहे हैं अपन, उसके लिए ऊष्मा की या ताप की आवश्यकता हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे सभी थर्मल रिडक्शन, ऐसे सभी उसमें अपचयन जिसमें ताप के वेरिएशन की स्टडी की जाती है ना, यानी ऐसे ऊष्मीय अपचयन, ऐसे ऊष्मीय अपचयन जिसमें ताप के वेरिएशन, ताप की स्टडी बोल देता हूं सीधा, ताप का अध्ययन किया जाता है, पायरोमेटलर्जी कहलाता है। पायरोमेटलर्जी कहलाता है, कहा जाता है। तो देखिए यहां एक चीज निकल के गई, ये पायरोमेटलर्जी कई बार पूछ लिया जाता है। पायरोमेटलर्जी क्या होता है, तो पायरोमेटलर्जी से मतलब क्या है, ऐसे रिडक्शन प्रोसेस थर्मल रिडक्शन है ना। तो वो थर्मल रिडक्शन में अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं। तो ताप की अध्ययन किया जाए थर्मल रिडक्शन के अंतर्गत, यदि ताप का अध्ययन किया जा रहा है, ताप के वेरिएशन का अध्ययन किया जा रहा है, तो अपन इसे कहेंगे पायरोमेटलर्जी। क्लियर है बात यहां पर। अब आपको मैंने खुद ने बताया है कि भाई यहां पर हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा इसको, तब धातु ऑक्साइड किसमें बदलेगा, धातु में अपचयित होगा। इसका मतलब जो डेल्टा एच का मान है वो हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या रहना है, हमेशा ही एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। इसके लिए याद रहे, एंथैल्पी परिवर्तन रहने वाला हमेशा का हमेशा धनात्मक रहने वाला है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसका कि भाई डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए, धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए। क्लियर हो गई बात। भाई ताप दोगे तो हीट बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी ना इसकी। भाई एच क्या है, उसकी एनर्जी है ना, सिस्टम की एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी है सिस्टम की। तो ये रही अपनी, ये पॉजिटिव मान रहेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब अपन एक प्रसिद्ध समीकरण की बात करते हैं, जिसे मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ठीक है। अब देखिए मैंने ये बीच में से कैसे उतार दिया, कहीं नहीं उतारा है, अभी तुरंत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। डेल्टा एच यहां पर क्या है, ये है भाई, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होने वाला है, यानी एंथैल्पी है। क्लियर हो गई बात। तो डेल्टा एच का मान क्या रहेगा, यहां धनात्मक ही रहेगा हमेशा का हमेशा। कब, जब धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करवा रहे, उस स्थिति में आपने इसको ताप दिया है, गर्म किया है, हीट दी है, फलस्वरूप क्या हो गया, फलस्वरूप इसका मान धनात्मक रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब ये डेल्टा जी का मान क्या है, तो डेल्टा जी का मतलब है यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क फॉर ए केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में जितना उपयोगी कार्य किया जाता है, उस उपयोगी कार्य को अपन कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्लियर है बात। अब यहां कार्य क्या हो रहा था भाई, देखो धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा, यानी अभिक्रिया तो है ना, ये अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो कार्य किया गया है, अपना उपयोगी कार्य क्या है भाई, इसका अपचयन करवाना है। तो इस अपचयन के दौरान जो कार्य किया गया है, उपयोगी कार्य, वह उपयोगी कार्य को अपन किससे मापते हैं, डेल्टा जी से मापते हैं। डेल्टा जी का मतलब हो गया यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा
में परिवर्तन। ठीक है, या फिर मैं यूं कह दूं यूजफुल वर्क हो गया, यही तो हो गया ना, उपयोगी कार्य। और ये किसका मापन कर रही है? धातु ऑक्साइड से धातु में बदलेगा तब कितना कार्य किया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये है अपना गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जिसे मैं इस रूप में लिख देता हूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अपन थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपली पढ़ रहे हैं इसके, इसलिए ये मुख्य सिद्धांत अपने लिया यहां पर। ये अपने समीकरण कह रहा है यहां पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए यहां पर डेल्टा एच क्या है, मैंने क्या कहा, डेल्टा एच है एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, या मैं यूं कह दूं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी है ये, सिस्टम की कुल ऊर्जा। ठीक है, टी ताप है और एस क्या है, डेल्टा एस, ये है एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। अब देखिए एंट्रोपी, ये तो समझ गए ना, आपने इसको ऊष्मा दी थी, तो इसका मान ऑलवेज क्या होगा, इसका मान धातु ऑक्साइड को धातु में बदलेंगे तो इसका मान हमेशा ही क्या रहेगा, डेल्टा एच का मान हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ये तो क्लियर होगी बात। यहां अपन अपचय ले रहे हैं, कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर कोई धातु के द्वारा इसका अपचयन करवा सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन यहां से हट जाए और ये धातु अपने को प्राप्त हो जाए। अपनी टेक्निक है ये। ठीक है, ये अपना समीकरण हो गया। डेल्टा एच मैंने बता दिया, डेल्टा एस देख लेते हैं। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर की तो कहानी है, सारी कहानी इसमें तापमान की है। अपन ताप को वेरी करेंगे और वेरी के साथ साथ में इसके रिडक्शन की स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी पायरोमेटलर्जी करने वाले हैं अपन। पायरोमेटलर्जी क्या है, ये जो रिडक्शन करवा रहे हैं, इस रिडक्शन में ताप का अध्ययन किया जाएगा। ताप को बदलेंगे बारी बारी से, और बदलने के साथ साथ में इसके रिडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो स्टडी कर रहे हैं, यानी पायरोमेटलर्जी ही पढ़ रहे हैं अपन। सीधी बात होती है इसमें। डेल्टा एस है एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी का मतलब है इट इज द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, यानी अव्यवस्था का माप, अव्यवस्था का माप। अब अव्यवस्था से मतलब क्या है भाई, जब अपन सॉलिड की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं, तो उसके कण वेल मैनेज्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब उनकी एंट्रोपी नील के बराबर होती है, लगभग शून्य एंट्रोपी ठोसों की होती है। ठोस की बजाय फिर इसको लिक्विड में बदल दें तो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, तो वहां रेंडमनेस क्या है, व्यवस्था बिगड़ी ना। तो व्यवस्था बिगड़ी, इसका मतलब लिक्विड की एंट्रोपी है वो ज्यादा होगी। और फिर गैसीय पार्टिकल्स की बात करें तो गैसीय अवस्था की जब अपन बात करते हैं तो गैस के कण तो बिल्कुल अनियंत्रित होते हैं, किसी भी दिशा में कहीं पर भी मूव कर जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी रही, गैस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम एंट्रोपी किसमें होती है, ठोसों में होती है। समझ गए होंगे एंट्रोपी अव्यवस्था का मापन। अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं, 11th क्लास में भी अपन ने पढ़ा है इसको कि थर्मोडायनेमिक्स में जो एंट्रोपी है वो क्या होती है। क्लियर है? अभी मैंने फिर से आपको बता दिया है कि भाई अव्यवस्था जितनी ज्यादा हो रही है एंट्रोपी का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन लगाई जाए, यानी मानक अवस्थाएं लगाई जाए, तो मानक का मतलब क्या हो गया, 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया, और प्रेशर कितना हो गया भाई, 1 atm। पढ़ा है ना, ये तो पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने। तो यहां पर मानक तापमान हो गया 298 केल्विन और प्रेशर मैंने रख दिया 1 atm। तो उस स्थिति में ये मानक रूप में लिखी जाएगी डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस। ये मानक अवस्था की बात है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मानक एंथैल्पी में परिवर्तन, मानक एंट्रोपी में परिवर्तन। और टेम्परेचर तो कोई 298 केल्विन हो गया ना इसमें, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर को वेरी नहीं करवाया मैंने, यहाँ पर 298 केल्विन रख दिया। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है किसी रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया में उपयोगी कार्य हेतु प्रयुक्त ऊर्जा, सीधी बात अपन करेंगे, या एक शब्द नाम दें इसको तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये है सर। ठीक है, इसका मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी, सारी की सारी डेल्टा जी पे डिपेंड करेगी। और उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस हो, स्वतः हो, उसके लिए डेल्टा जी का मान मस्ट बी नेगेटिव, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन व्हेन इट इज स्पॉन्टेनियस मस्ट बी नेगेटिव। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वतः हो रही है, अपने आप हो रही है, उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, तब प्रक्रम या रिएक्शन कैसी रहेगी, स्वतः हो जाएगी। और यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, असत्य, फिजिबल नहीं है, और ये फिजिबल है, यानी अभिक्रिया हो सकती है, स्वतः होगी, और इसमें असत्य, अभिक्रिया संभव नहीं है। और थर्ड कंडीशन जो अभी अपने काम में नहीं आएगी, यदि इसका मान शून्य हो जाए तो वो किसको दर्शाती है, साम्य को दर्शाती है। ठीक है भाई, तीनों के तीनों मान मैंने बता दिए। अब अभिक्रिया क्या करवानी है अपने को, बिल्कुल ध्यान से समझें, अभी कोई बोझ नहीं लेना है, आराम से पढ़ते जाइए, मैं थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट से बता रहा हूं इसके। अभिक्रिया क्या करवानी है अपने को, अभिक्रिया करवानी है भाई धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना है, ये अभिक्रिया करवानी है। और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, अपने आप हो जाए, क्या होना चाहिए, इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एच का मान क्या होता है भाई, इसके लिए पॉजिटिव ये होता है, डेल्टा एच का तो मान पॉजिटिव होता है, और अपने आप हो, इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अभिक्रिया में क्या लेंगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट सी, सीओ या कोई भी धातु ले सकते हैं। ये अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं, ये अभिक्रिया अपने आप तब होगी जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। क्लियर है। अब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कब हो सकता है, अब देखिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो, इसके लिए क्या रहे भाई, ये अपना टारगेट धातु में अपचयित करवाना चाह रहे हैं, यहां ले रहे हैं अपन रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक ले रहे हैं यहां। ठीक है, अब ये भी चेक करेंगे भाई अपचायक क्यों लेने की, क्या लेने की जरूरत पड़ गई, क्यों धातु ऑक्साइड से सीधा ही धातु क्यों अपचयित नहीं हो जाता, तो अभी पता चल जाएगा अपने को। देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए यहाँ जो साम्यावस्था स्थिरांक आ सकता है उसको अपन क्या कहते हैं, के। साम्यावस्था स्थिरांक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया मैंने आपको। के बराबर क्या होता है, क्रियाफलों की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रता, जैसे m अपॉन m को। इसके यदि के का मान ज्ञात करेंगे साम्यावस्था स्थिरांक का, तो उसका मान ये होगा, सीधी सी बात है। अभी अपन वैल्यू ये ज्ञात नहीं कर रहे भाई, जो भी रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग अपन के का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में एक और रिलेशन होता है साम्यावस्था स्थिरांक के और गिब्स मुक्त ऊर्जा में, वो होता है माइनस RT ln T। ये ln का बेस E वाला है, ठीक है, और इसको log के रूप में कन्वर्ट करें तो माइनस 2.303 RT log K। ये डेल्टा जी नोट, मानक कंडीशन की बात कर दी मैंने, ये इसके द्वारा अपन गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर अपना देखिए R है गैस स्थिरांक, T क्या है, ताप है, और K है साम्य स्थिरांक। इसका मतलब साम्यावस्था की बात करेंगे अपन, और ये कमी में भी आएगा इसलिए कि एलिंगम आरेख की क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो साम्य स्थिरांक यानी K की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए, तब तो अभिक्रिया अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा भाई, ये माइनस लगा हुआ है। यदि के का मान पॉजिटिव हो, के का मान बढ़े, टेम्परेचर तो बढ़ाएगा, आर कांस्टेंट होता ही है, लोग के की बात कर रहा हूं, यदि के का मान बढ़े, के का मान बढ़ेगा तो नेगेटिव, टोटल मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही है ना, इसका मतलब साम्यावस्था स्थिरांक का यदि मान बढ़ता है तो अभिक्रिया अपने आप होती है। और साम्य स्थिरांक का मान कब बढ़ेगा, जब अंश का मान बढ़ जाए और हर का मान घट जाए, यानी प्रोडक्ट है
वो ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो। यानी अभिक्रिया क्या है, अग्र दिशा में चल रही हो। अभिक्रिया अग्र दिशा का मतलब क्या है, धातु ऑक्साइड का अपचयन होकर के क्या कन्वर्ट हो रहा है, धातु। यही तो ही ना। तो K का मान इस रूप में बढ़ता है। ठीक है, तो यहां अब अपन चर्चा ये कर लेते हैं कि भाई मैंने दो कंडीशंस आपको बता दी हैं। एक अपना समीकरण ये है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कंडीशन है। पहली चीज, साम्यावस्था स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा और अभिक्रिया अपने आप होगी। दूसरा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से डेल्टा एच का मान तो क्या होता है भाई, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्या अपन इसको ताप दे रहे हैं ना, उष्मा दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो डेल्टा एच का मान तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसके लिए। और डेल्टा जी क्या चाह रहे हैं अपन कि नेगेटिव हो, डेल्टा जी क्या चाह रहे हैं अपन, नेगेटिव हो। तो सारी कहानी किस पे ठहर गई, सारी कहानी ठहर गई इसके ऊपर। यदि ये टी डेल्टा एस का मान है वो ग्रेटर देन हो जाए डेल्टा एच से, टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से अधिक हो जाए, तब ये डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ध्यान दो, इसका मान अधिक हो गया, इसका मतलब माइनस का मान अधिक हो गया, प्लस और माइनस में से क्या बचेगा यहाँ पर माइनस, तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, माइनस। और प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रक्रम हो जाएगा, यानी रिएक्शन अपने आप हो जाने वाली है। क्लियर है बात, यहां तक नहीं है किसी की समस्या, फिर समझ लीजिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मान नेगेटिव करने के लिए अपने को टी डेल्टा एस का मान बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब पहली चीज तो एंट्रोपी का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन में यदि अव्यवस्था बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंट्रोपी का मान और बढ़ना चाहिए। एंट्रोपी का मान यदि बढ़ रहा है, घटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, बढ़ेगा तो प्रक्रम स्वतः हो जाएगा। अब देखिए इसका बढ़ने का मतलब प्लस हो रही है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। यदि इसका मान घट रहा हो डेल्टा एस का तो माइनस हो गया, माइनस माइनस जुड़ करके क्या हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई से क्या हो गया प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसका मान प्लस, तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो जाएगा और प्रक्रम असवतः हो जाएगा। अब अपन देखते हैं ये जो अपचायक लिए हैं इनका क्या योगदान है, क्या करते हैं, यानी रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक का क्या योगदान है। क्या करता है अपचायक, ऐसा क्यों इनको लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप देखिएगा कि भाई अपचायक का रोल क्या रहा, अपना तात्पर्य सीधा सीधा ये, अपना फोकस क्या था, धातु ऑक्साइड से अपन धातु प्राप्त करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं अपन FeO का, ठीक है। FeO जब इसको डायरेक्ट अपन गर्म करें, हीट दें, तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, Fe में प्लस हाफ O2, यही होगा। जब इसके लिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली पाया गया इसके लिए कि इसके लिए डेल्टा जी का मान आता है +40, डेल्टा जी का मान कितना आया इसके लिए +40। ये मान एक्सपेरिमेंटली है, प्रायोगिक रूप से, मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं कि क्यों अपचायक लिए जाते हैं, क्या करते हैं ये अपचायक, फिर आप खुद ही बता दोगे ये काम करने वाले हैं। FeO है, Fe और हाफ O2 में जब कन्वर्ट हो रहा है यानी अपचयित हो रहा है, अपन ने कोई अपचायक नहीं मिला है यहां पर, तब इसके लिए डेल्टा जी का मान +40 है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा होता है, अपने आप नहीं होगा। फिर अपन कार्बन और ऑक्सीजन की यदि बात करें, कार्बन की रिएक्शन करवाएं अपन ऑक्सीजन से और इससे बना दिया अपन ने CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाफ O2 हो गया। इसके लिए डेल्टा जी का मान आया वही प्रायोगिक 100, डेल्टा जी का मान कितना आया, 100 आया। भाई इस अभिक्रिया को अलग करवा रहे थे, ये करवा लिया, इसका ऑक्सीजन करवा लिया, ये प्राप्त हो गया। तो फिर साइंटिस्ट के माइंड में यह है कि क्यों ना फिर भाई इसका प्लस है 40, इसका मतलब अपने आप नहीं होगा, ये अपचयित अपने आप नहीं होगा, इसका माइनस है, इसका मतलब क्यों ना इनको मिक्स कर दे, तो इसका जो माइनस का फायदा इस प्लस वाले को मिल जाए। तो हुआ कुछ यूं कि दोनों को ऐड किया, O2 से O2 कट गया, इधर क्या है FeO + C, यानी FeO में अब कौन मिला दिया अपन ने, कार्बन, जिसे अपन कह रहे हैं अपचायक,
और क्या बदल गया ये Fe+CO में कन्वर्ट हो गया। जैसे इनको ऐड किया वैसे इनको ऐड करो, +40 में -100 किया तो कितना आया -60। डेल्टा जी का मान कितना आ गया -60। इसका मतलब ये रिएक्शन स्वतः होगी, फिजिबल है, पॉसिबल है ये, और रिएक्शन क्या होनी है स्वतः है। इसका मतलब रोल क्या हुआ भाई, अब बताओ आप। रोल ये रहा, अपचायक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या अपचयन को फिजिबल बनाता है, यानी उस अभिक्रिया को क्या करता है स्वतः करता है। तो अपचायक का रोल क्या हो गया, उस अभिक्रिया को स्वतः करने में, यानी डेल्टा जी का मान नेगेटिव करने के लिए अपचायक का उपयोग किया जाता है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव बनाने हेतु अपचायक प्रयुक्त करते हैं, अपचायक प्रयुक्त करते हैं। चलिए अब आपको जवाब मिल गया होगा अपचायक क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो अपचायक का कार्य हो गया अपने पास कि भाई अपचायक क्या करेगा, डेल्टा जी का मान नेगेटिव करेगा। अब अपने पास अपचायक बहुत सारे हैं, तो कोई एक सूटेबल अपचायक लेना पड़ेगा अपने को। भाई कार्बन है, मैं यहां लिख रहा हूं कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दो तो ये हैं, एक और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो चूज करना पड़ेगा अपने को। तो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यानी उपयुक्त अपचायक का निर्धारण कौन करेगा, सूटेबल अपचायक का निर्धारण करता है अपना एलिंघम आरेख। तो सूटेबल जो है रिड्यूसिंग एजेंट, उपयुक्त अपचायक का निर्धारण करने वाला कौन है, एलिंघम आरेख। तो लीजिए अब अपन बढ़ चले हैं एलिंघम आरेख की तरफ, और आगे अपन पढ़ेंगे एलिंघम आरेख। तो यहां अब तक की जो कहानी रही वो मैं फटाफट 2 शब्दों में मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। आप ध्यान दें, मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ी है। यहां पर मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है धातु ऑक्साइड का अपचयन करवा रहे हैं, उसके लिए अपचायक लेना है। ठीक है, ये अपचायक क्या करता है, अपचायक करता है डेल्टा जी का मान ऋणात्मक करता है। ठीक है, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक, सारे सबके लिए नहीं करेंगे भाई, हो सकता है किसी अभिक्रिया के लिए कार्बन कम कर रहा हो डेल्टा जी का मान, किसी के लिए CO कर रहा हो, किसी के लिए कोई विशेष धातु है वह डेल्टा जी का मान नेगेटिव कर रहा हो। टारगेट क्या है, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक करना। तो अपने को अपचायक को चूज करना पड़ेगा, कौन सा अपचयन लें, कौन सा अपचायक लें। भाई ये अभिक्रिया कोई, इसके लिए इन तीनों में से कौन सा लें, तो इसका चुनाव कौन कराएगा, एलिंघम आरेख करवाएगा। तो लीजिए पढ़ते हैं अपन एलिंघम आरेख। तो देखते हैं अपन एलिंघम आरेख। एलिंघम आरेख वैसे भी देखिए किनके लिए खींचे गए हैं, ये तत्वों के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, धातु है तो धातु ऑक्साइड बनेगा, अधातु है तो अधातु ऑक्साइड बनेगा। तो तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण के दौरान होने वाला गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यहां कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो एलिंघम आरेख के बारे में चर्चा करने वाले थे साइंटिस्ट, वो थे HJT एलिंघम ने सर्वप्रथम एलिंघम आरेख की अवधारणा दी। इन्हीं के सम्मान में इन आरेख को एलिंघम आरेख कहा जाता है। ये आरेख किस हेतु खींचे उन्होंने, तत्व के ऑक्साइड निर्माण, तत्व का ऑक्साइड बनाएंगे, तत्व के ऑक्साइड निर्माण पर डेल्टा जी के मान प्राप्त किए उन्होंने, गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू प्राप्त करी। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के धातु लिए या अधातु लिए, जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड बनाया, CO2 प्राप्त हो गया, कार्बन का हाफ O2 किया, CO प्राप्त हो गया, धातु लिया उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, ये लो। इस प्रकार से खूब सारे जितने भी धातु हैं भाई, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराओगे Al2O3 प्राप्त हो जाएगा, यही है ना, और जिंक से करवाओगे ZnO प्राप्त हो जाएगा। बात सीधी इतनी सी है कि एलिंघम ने क्या किया, एलिंघम की कहानी कुछ ये रही कि तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण पर जितना मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है
उसने उन सभी के मान ज्ञात किए, और वो मान किसके, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। यानी मैं इसको सही करना चाहूं यदि तो इसको कंप्लीट करूं तो मैं यूं कर दूं, ठीक है। ये लो सर, 1 मोल ऑक्सीजन को उपयोग में लेते हुए धातु और अधातु दोनों के ऑक्साइडों के निर्माण पर जितना गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, एलिंघम ने उन परिवर्तनों को ज्ञात किया, नोट कर लिया, ठीक है। और उनका अध्ययन किसके साथ में किया, उसने टेम्परेचर के साथ में किया। मैं फिर कह रहा हूं, एलिंघम ने क्या किया, तत्व को तत्व ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित किया, और परिवर्तित करके उनके लिए क्या मान निकाला, K का मान निकाल लिया। देखिए डेल्टा G बराबर माइनस RT ln K होता है ना। तो उसने क्या किया, जितने भी धातु और अधातु हैं उनके 1 मोल, ध्यान दें 1 मोल प्रति मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर जितना गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आया, जितना गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आया उसे उसने नोट डाउन कर लिया। यानी रिएक्शन होगी, प्रत्येक रिएक्शन के लिए K का मान है, K का मान उसने ज्ञात कर लिया, ठीक है। और इसके फलस्वरूप उस टेम्परेचर के ऊपर R कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G का मान ज्ञात हो गया। यहां पर क्या स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो 298 केल्विन के ऊपर K का मान वरी करेगा सबके लिए अलग अलग, तो इन सब के लिए K का मान ज्ञात हो गया। और फिर उसने एक आरेख खींचा, और वो आरेख क्या है, मैं आपको आरेख समझाऊंगा भी और आरेख खींचना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं कि भाई आरेख को समझेंगे अपन, उसके बाद खींच पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां देखने वाली बात यह है कि y एक्स पे क्या लेना है। तो y एक्स पे आपको लेना है डेल्टा G बराबर डेल्टा G नोट, डेल्टा G नोट लेना है किसका लेना है, हमें लेना है प्रति मोल ऑक्सीजन का। यहां ध्यान दें, प्रति मोल ऑक्सीजन का अपने को डेल्टा G का मान लेना है, हर कुछ भी नहीं लेना है। अपने अभी तक तो अपने यही दिमाग में नहीं होगा कि भाई y एक्स पे डेल्टा G कौन सा है। तो मैं बार बार बता रहा हूं, प्रति मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर याद रहे आपको। तो यहां पर रहेगा डेल्टा G नोट बराबर किलो जूल प्रति मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 प्रति मोल O2। y एक्स पे क्या लिखा, बहुत खास महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, y एक्स के ऊपर क्या लिखना आपको, डेल्टा G नोट का किलो जूल प्रति मोल ऑफ ऑक्सीजन का मान लिखना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे लिखना आपको तापमान, क्लियर बात। यहां पर इसका मान बढ़ते हुए लिखना है, बढ़ते हुए लिखना है तो यहां -200 -1100 -1000 इस प्रकार से ऊपर चलते हैं। यहां हो गया 0, और इसके ऊपर यदि डेल्टा G का मान चलेंगे तो ऊपर डेल्टा G का मान हो जाएगा पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव वाली कहानी तो समझनी ही नहीं है अपने को, क्योंकि पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, असफलता हो जाएगा ना। हम तो क्या समझ रहे हैं कि भाई डेल्टा G का मान नेगेटिव रहे, और उस नेगेटिव से अपन काम चला लेंगे कि कौन से का कम नेगेटिव है, कौन से का ज्यादा नेगेटिव है, क्लियर है बात। अब क्या किया एलिंघम महोदय ने, डेल्टा G किलो जूल प्रति मोल ऑफ O2 को y एक्स पर लिया, और टेम्परेचर का स्टडी करी उसके साथ साथ में इस रिएक्शन के, जैसे ये रिएक्शन करवाना चाह रहा था, ठीक है भाई। इसके लिए पहले कम तापमान पे चेक कर लिया कितना आया डेल्टा G का मान, फिर तापमान बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फलस्वरूप आरेख उसको प्राप्त होते चले गए, ठीक है। और जितने भी देखे गए आरेख, उनमें एक आरेख को छोड़ दे तो बाकी सब का मान स्ट्रेट और बढ़ता हुआ था, ऊंचाई की तरफ था, उच्च मान की तरफ था। यहां देखें, जैसे मैं यहां लिख दूं -100, तो अब बताओ -100 ज्यादा धनात्मक है या -1200, ठीक है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा धनात्मक है, 100 है ना, -100। या मैं मोर नेगेटिव की बात करूं तो मोर नेगेटिव है -1200, क्लियर है बात। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और हुआ क्या, यहां पर उसने आरेख खींच दिए 2-4, जैसे मैं आरेख खींच देता हूं एक, ये मान लीजिए आरेख किसके लिए खींचे, मैं बार बार कह रहा हूं आरेख अपचयन के लिए नहीं खींच रहे, स्मेल्टिंग से उल्टा है। एलिंघम स्मेल्टिंग से उल्टा है। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करते हैं, और आरेख किसके लिए खींच रहे हैं, धातु को धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट, बिल्कुल विपरीत है।
तो इसलिए इस मैट्रिक्स से मिक्स मत करो अभी इसको, बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके आराम से समझ में आने वाला है। यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई O2 से, क्या बना, MgO बन गया साहब, ठीक है, ये प्राप्त हो गया अपने को, ये रिएक्शन है। तो मान लीजिए ये मैग्नीशियम का सबसे नीचे मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस O2 और MgO, ठीक है, ये दो और ये दो संतुलित कर दिया मैंने, ये रिएक्शन हो गई Mg प्लस O2 MgO। इसके ऊपर होता है एल्यूमिनियम का O2, क्या बन गया, Al2O3। ये दो तो आपको याद रखने ही रखने, क्लियर है बात। अब यहां पर इसके ऊपर ले लिया मैंने जिंक का, बना देता हूं चलिए, Zn प्लस O2 ZnO। कंफ्यूज नहीं होगा, अभी तो मैं केवल मैं बना रहा हूं, आपको जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आप भी आराम से बनाने लग जाओगे। एक मात्र आरेख है जो नेगेटिव आता है और वो ये है, कौन सा है भाई, C प्लस O2, यहां लिख देता हूं, यहां C प्लस O2 किसमें, 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बनते हैं। एकमात्र ये ग्राफ है जो डाउनवर्ड ले आता है, बाकी सारे के सारे ग्राफ स्ट्रेट जाते हैं, सीधे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल इससे आपको समझा दूंगा कि भाई एलिंगम आरेख की चर्चा क्या होती है। पहली चीज देखिए, यहां पर मैंने ये जो भी ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ में आपको जो नजर आ रहा है वो ये है कि जितने के जितने आरेख हैं वो क्या है, धातु से उसके धातु ऑक्साइड में बदल रहे हैं, या अधातु, जैसे कार्बन अधातु लिया तो कार्बन अधातु उसके अधातु ऑक्साइड में बदल रहा है। इसका मतलब एलिंगम आरेख किसके लिए बनाए गए हैं, तत्वों को उनके तत्व ऑक्साइड में बदलने के रूप में बनाए गए हैं, पहली चीज, ठीक है। वाई एक्स के ऊपर क्या रखना है, बहुत ही खास चीज बताइए, प्रति मोल ऑक्सीजन के लिए डेल्टा जी नोट का मान लिखना है यहां पर, ठीक है। और ये टेम्परेचर की कहानी हो गई। अब इसको बारी बारी से इसका डीप स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं आरेख खींचना सिखाता हूं। अब इसके लिए देखिएगा, यदि डेल्टा अपना फॉर्मूला जो है एलिंगम ने जो उपयोग में लिया RTLN के है, यदि K का मान जितना अधिक होगा डेल्टा G का मान उतना ही नेगेटिव होगा और प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब K का मान बढ़ाना अपने को, ठीक है, तो यहां आप सीधा सीधा K के बजाय आप चेक कर लो, ये फॉर्मूला भी अपन लगा सकते हैं, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसके लिए भी डेल्टा G का मान आ जाएगा। एंट्रोपी बढ़ाओ, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, कब बढ़ेगी, जब ठोस है लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड है वो गैस में बदलेगा, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की होगी। एंट्रोपी ज्यादा होने के फलस्वरूप डेल्टा S का मान बढ़ जाएगा, जो T से मल्टीप्लाई होकर के माइनस रह जाएगा, ठीक है, फलस्वरूप डेल्टा G का मान अधिक हो जाएगा। यही K के लिए कहानी है। यदि क्यों है K के लिए कहानी, क्योंकि सॉलिड के लिए जो सांद्रता है वो अपन इकाई मानते हैं और गैस के लिए अधिकतम, यही है ना। तो सॉलिड के लिए तो क्या होगी, इकाई यूनिट हो गई। इसका मतलब सॉलिड के लिए तो K का मान अपन ना के बराबर कैलकुलेट ही नहीं करते ना, सॉलिड में तो सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करवाते, इसके लिए सॉलिड के लिए कम। इसका मतलब यदि किसी अभिक्रिया में यह परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी, अग्र दिशा में चलेगी। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ेगी, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने वाली है। पहला तो हो गया ये। तो इसके लिए एक निष्कर्ष तो ये निकल करके आता है। अब अपन निष्कर्ष लिख देते हैं यहां पर कि भाई पहला निष्कर्ष क्या आया, आप नोट डाउन कीजिए, डेल्टा G बराबर माइनस RTLN के हेतु यदि K का मान अधिकतम हो या अधिक आए, उस स्थिति में डेल्टा G का मान ऋणात्मक हो जाता है, फलस्वरूप अभिक्रिया अग्र दिशा में गमन करती है। और यह कब संभव होता है, जब यह फेज या यह परिवर्तन देखने को मिलता है, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए और लिक्विड गैस में बदल जाए। नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल आराम से पहला निष्कर्ष इसका अपन ने निकाल दिया है, ठीक है। अब दूसरी देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। पहला पॉइंट तो क्या है, एलिंगम आरेख का कि किन किन के बीच में प्लॉट होता है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष अपन ने ये निकाल दिया भाई, डेल्टा G बराबर माइनस RTLN K के द्वारा अपने निष्कर्ष निकाल लिया, कौन सी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी।
यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया ऐसा होता रहेगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट निष्कर्ष अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी का मान कम नेगेटिव होता जा रहा है। मैं पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ जीरो है, इस जीरो के ऊपर पॉजिटिव है डेल्टा जी, तो मैं ये कह रहा हूं जो जो ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ में क्या हो रहा है, डेल्टा जी का मान कम नेगेटिव होता जा रहा है। क्लियर है बात। अब देखिए इसी आरेख को आगे देखते हैं। अधिकांश जो आरेख हैं वो स्ट्रेट हैं, मैक्सिमम आरेख यूं ही मिलेंगे आपको, सीआर क्रोमियम वाला भी यूं ही मिलना अपने को, सारे के सारे आरेख सीधे ही मिल जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या रहा, इसका तात्पर्य ये रहा कि धातु जो है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके मान लीजिए मैंने एक्समोल कर दिया, यहां पर ये एक्समोल हो गया। अब यहां देखिएगा इससे हुआ क्या, कैसे पता चला कि स्ट्रेट है और कम डेल्टा जी का मान आ रहा है इनका, यानी ऊपर की तरफ क्यों गए नीचे क्यों नहीं है। तो इसको मैं समझा देता हूं। यहां सीधा सीधा आप डेल्टा एस पे नजर रखो, एंट्रोपी पे नजर रखो। कैसे, ये ठोस है, एंट्रोपी ना के बराबर नील होगी। ये गैस है, कितने मोल है गैस का, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और धातु ऑक्साइड क्या हो गया, ठोस हो गया, यही है ना। तो इसकी एंट्रोपी नील, इसकी एंट्रोपी नील और इसकी एंट्रोपी 1। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले एंट्रोपी ज्यादा है, अभिक्रिया के बाद एंट्रोपी कम है, यानी डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एस का मान अभिक्रिया में पहले कम था, अभिक्रिया में पहले ज्यादा है और बाद में कम हो गया। एंट्रोपी परिवर्तन घटा या बढ़ा, घट गया ना, घट गया तो इसका मान क्या हो गया, नेगेटिव। ये इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव हो गया, डेल्टा जी का मान क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब पहले डेल्टा जी मोर नेगेटिव था, अब डेल्टा जी लेस नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, लेस नेगेटिव, यही तो बात है ना। तो यहां पर जैसे ही धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपवर्डली जा रहा है। समझ रहे हैं बात को। जैसे Mg को ही लेवल, Mg O2 से रिएक्शन करता है, 2MgO बन गया सब। अब MgO क्या है, ठोस है, Mg भी ठोस है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो अभिक्रिया से पहले मोल कितने गैस के, 1। अभिक्रिया के बाद कितना, 0। एंट्रोपी बढ़ी या घटी, घट गई, घटने पर माइनस। डेल्टा एस का परिवर्तन कैसा है, माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, प्लस। तो समीकरण क्या हो गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये समीकरण बन गया। और इसके लिए वैल्यू हमेशा डेल्टा जी की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब पहले नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव की तरफ अग्रसर हो चली है। तो आरेख कैसे आएंगे, हमेशा अपवर्ड ले आएंगे। एक आरेख है जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव आएगा, वो क्यों, उसे भी समझो। वो आरेख है C+O2 2CO, 1 मोल के लिए रखना है बालक। तो यहां देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2CO, कार्बन ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस है। यहां गैस के कितने मोल, भाई ठोस के लिए तो अपन एंट्रोपी मान ही नहीं रहे, नील मान रहे हैं। गैस के लिए एंट्रोपी कितने मोल, गैस के लिए 1 मोल गैस का, यहां कितने मोल हो गए, 2। तो मोलों की संख्या बढ़ी, गैस के अणु बढ़े ना, गैस के अणु बढ़ने का मतलब एंट्रोपी बढ़ी, और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब जो अपना समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं क्या कह रहा हूं, एंट्रोपी बढ़ी, बढ़ गई, तो इसका मान हो गया प्लस, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो डेल्टा जी का मान किस तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह आरेख देखिए, कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करके CO में कन्वर्ट हो रहा है, तो आरेख कहां आ रहा है, डाउनवर्डली आ रहा है। समझ रहे हैं बात को मेरी। सारे के सारे आरेख क्यों ऊपर की तरफ गए, क्योंकि धातु से धातु ऑक्साइड बनाने पर एंट्रोपी परिवर्तन है वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए आरेख ऊपर की तरफ गए। क्यों, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भाई डेल्टा जी का मान क्या हो गया, कम ऋणात्मक हो गया, फलस्वरूप आरेख ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनते समय एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ने से आरेख नीचे की तरफ डाउनवर्डली शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह आता है कि जिन धातु ऑक्साइडों के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है वो ज्यादा स्थायी होते हैं, है ना। तो धातु ऑक्साइड कब ज्यादा स्थायी होंगे, अधिक स्थायी होंगे
यदि उनके लिए डेल्टा जी का मान क्या हो, नेगेटिव हो। नोट्स लिख लीजिएगा, वे धातु ऑक्साइड हमेशा सर्वाधिक स्थायी होते हैं जिनके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, बहुत काम की चीज बताने वाला हूं। एल्यूमिनियम जो थर्माइट पढ़ाया था मैंने, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की बात करी थी, निक्षालन की, लीचिंग की बात करी थी, वो वाली बात अब यहां आ रही है। देखो जब इन दोनों आरेख की बात करते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला लिया है, इन दोनों में से लो वैल्यू किसकी है, मतलब डेल्टा जी का अधिक नेगेटिव मान किसका, मैग्नीशियम का अधिक है और एल्यूमिनियम का इससे ज्यादा है। अधिक नेगेटिव कौन है, मैग्नीशियम का। तो जब यहां इस कंडीशंस की बात करें यहां तक, तो जो नीचे वाला धातु ऑक्साइड है वह अधिक स्थायी होता है ऊपर वाले से। ध्यान दें, नीचे वाली जो लाइनें हैं वह ऊपर वाले की तुलना में अधिक स्थायी है। इसका मतलब ऑक्सीजन जकड़ करके कौन रखेगा, नीचे वाला रखेगा। ऊपर वाला जैसे ही मान धनात्मक हुआ ऑक्सीजन वो त्याग देगा। ठीक है, यानी डेल्टा जी का मान कम नेगेटिव होते ही वह अपघटित हो जाएगा। कौन, धातु ऑक्साइड और कौन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यहां एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। यही तो बात है ना। अब यहां अपन बात करें सीधी कि इन दोनों में से लो वैल्यू किसकी है, मैग्नीशियम वाली। तो यहां तक तो साहब मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने से ऊपर वालों को अपचेत करता रहेगा। कब तक, जब तक यहां नहीं पहुंच जाता, इस ताप पर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही यहां इस पॉइंट पे आते हैं तो दो धातुएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, धातु ऑक्साइड दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और इसके आगे जाने पर नीचे आ रहे किसका आ गया, एल्यूमिनियम वाला आ गया। अब बोलो डेल्टा जी का मान नेगेटिव किसका ज्यादा हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि एक निश्चित ताप के बाद में एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो सबको रिड्यूस कर देगा। एल्यूमिनियम सबको रिड्यूस कर देगा। इससे कम ताप पर सबको रिड्यूस कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा। लेकिन इससे उच्च ताप के ऊपर रिड्यूस कौन करेगा, इससे उच्च ताप के ऊपर रिड्यूस करेगा एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का आरेख है वह सबसे नीचे आ गया है। क्लियर है बात, यहां तक नहीं है समस्या। इसका मतलब नीचे वाले जो भी आरेख हैं वो ऊपर अपने से ऊपर वालों को रिड्यूस कर देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कैपेसिटी अधिक होती है। पूरा समझाऊंगा, पूरा अभी तो केवल इसकी व्याख्या चल रही है अपनी। क्लियर होगी बात। अब कुछ आरेख आप ऐसे देख लो जिनमें बेंट है, यहां पर ये जिंक वाला देख लो, ये मैग्नीशियम वाला देख लो, ये किसको असाइन कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं यहां तापमान बढ़ा रहे हैं अपन 0 डिग्री 20 30 40 100 200 400 1000 1200 1500 ऐसे चल रहा तापमान। तो यह वह ताप है जिसके ऊपर इस धातु की फेज चेंज हो जाती है, अवस्था। फेज का मतलब अवस्था, यानी ठोस है तो वह लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड है तो वह गैस में बदल जाएगा। यदि कोई भी ऐसा आरेख जिसमें बेंट हो, मुड़ाव हो, इसका मतलब यह है कि इस बिंदु पर जो तापमान है, यहां जो टेम्परेचर है वह उस धातु का क्या है, या तो गलनांक है या क्वथनांक है। यदि ठोस है तो मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आरेख में स्टिप मोड जो आता है या बैंड जो है वह अवस्था परिवर्तन को दर्शाते हैं, अवस्था परिवर्तन दर्शाता है। क्लियर है भाई बात, नहीं है कोई समस्या। तो यहां पर ये जो आ रहा है मैग्नीशियम के लिए, ये इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है। यहां ये जिंक का, ये वाला ताप पर जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब धातु के जो मेल्टिंग पॉइंट है उनकी भी व्याख्या अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। अब देखिएगा, यदि यह अवस्था परिवर्तन लिक्विड, गैस, लिक्विड या सॉलिड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कोई विक्रिया गैस है, गैस के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के बाद में वह ठोस में आ गई, ठीक है, इनमें से कोई भी परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए क्या है, डेल्टा एस का मान क्या हो रहा है भाई, घट रहा है ना। गैस का सबसे ज्यादा होता है एंट्रोपी, लिक्विड की उससे कम, ठोसों की एंट्रोपी तो ना के बराबर होगी। इसका मतलब डेल्टा एस का मान क्या हो गया, नेगेटिव, घट रहा है। तो समीकरण में रखो अपने डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
डेल्टा एस का मान क्या हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। बोलो डेल्टा जी का मान कैसा होगा ऐसी अभिक्रियाओं के लिए पॉजिटिव, और प्रक्रम क्या होगा एस होता है, नहीं होगा वो संभव नहीं हो पाएगा, अपने आप नहीं होगा। और यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जैसा कि अमूमन ये सारी ऐसी है, ठोस है, ठोस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में गया, ठीक है, इस स्थिति में क्या रहा, इस स्थिति में ये रहा कि भाई एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल्टा एस का मान क्या हो रहा है, डेल्टा एस का मान हो रहा है पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है। यदि ये बेंट हो रहा है, इस कंडीशन की बात बता रहा हूं, बेंट हो रहा है, इसका डेल्टा एस का मान पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव होने के लिए क्या हो गया, अब डेल्टा जी बराबर क्या हुआ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसका मान पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो यहां डेल्टा जी के नेगेटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी मोर नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो थे इसके कुछ एक निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष के साथ साथ ही अपन फटाफट इसकी कमियां और देख लेते हैं कि वो कमियां कौन कौन सी हैं। तो एलिंगम आरेख की सीमाएं, सीमाएं क्या है, पहली चीज तो यह है कि यह किसका चुनाव करवाता है, यह अपचायक के बारे में तो बताता है कि यह अपचायक लीजिए, अपचायक का चुनाव करवाता है, लेकिन अभिक्रिया की बलगति की नहीं बताता, यानी केमिकल काइनेटिक्स की व्याख्या नहीं करता। ये काइनेटिक्स है, वेग है, वेग को प्रभाव, वेग अभिक्रिया के वेग की व्याख्या ये नहीं करता, ठीक है, बलगतिकी की व्याख्या ये नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, जो इसका खुद का ही समीकरण है वही है, मैंने बोला भी था आरटीएलएम के यहाँ के क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है। अब मोस्टली यहाँ क्या है, ठोसों की बात होती है, ठोसों के लिए सांद्रता कितनी मानते हैं, ठोसों के लिए मैंने कहा था यूनिट मानी जाती है, इकाई मानी जाती है ना, एक मानी जाती है। तो फलस्वरूप ये क्या हो गया, ठोसों के लिए तो इसका कोई कंसिडरेशन रहा ही नहीं, इसका मतलब डेल्टा जी का मान यहां पर सभी रासायनिक अभिक्रिया में पहली चीज साम्य स्थापित नहीं हो पाएगा, और साम्य स्थापित हुआ भी तो कहीं कोई ठोस रह गया तो उसको अपने को यूनिट मानना पड़ेगा, इकाई मानना पड़ेगा, फलस्वरूप जो डेल्टा जी नोट का मान आने वाला है वो परफेक्ट नहीं होना है। तो ये थी इसकी कमियां। तो आज मैंने एलिंगम आरेख को समझाया है आपको, कल मैं आपको एलिंगम आरेख ड्रॉ करना बताऊंगा कि किसी भी मेटलर्जी के लिए जब अपन प्रगलन करवाएंगे, स्मेल्टिंग करवाएंगे, तो उसके लिए कौन सा अपन अपचायक चूज करें, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे, और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि आरेख कैसे खींचे जाते हैं। तो आप पढ़िए आनंद के साथ में, मिलते हैं अगली क्लास में एलिंगम आरेख के साथ ही कि एलिंगम आरेख ड्रॉ कैसे करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।